अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। आज सबसे पहले अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। 63A की तशरीह के हवाले से कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसने 17 मई 2022 के फ़ैसले को कलअदम दे दिया गया है। उसके बाद इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे और एट द सेम टाइम PTI अपने नए जलसे और एहतजाज के लिए तो तैयार है। वकला तंजीमों ने भी उनके साथ का ऐलान कर दिया है, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट ने उनको रोकने की तैयारी इस्लामाबाद में पूरी कर रखी है। फैसल वाडा साहब ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक की जिसमें उनके कहना था कि तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, लोगों के मरवाने की मनसूबाबंदी हो चुकी है। फैसल वाडा उन लोगों में से हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और जो वो कहते हैं आमतौर पे वो हो जाता है। इन तमाम मौज़ूआत पे तफसील से बात करेंगे। सब कुछ ज्वाइन करें काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्टिकल 63 था क्या जिसके ऊपर इतनी बहस हुई। 17 मई 2022 का फ़ैसला, आज का फ़ैसला। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए था, जिसका मकसद अरकान असम्बली को अपनी पार्टी डिसिप्लिन के ताबे रखना था। वो पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी दूसरी जमात को वोट नहीं कर सकेंगे और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी असम्बली रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले जब फैसला आया था 3-2 का, तो उसमें कहा गया था कि अगर आप मुनर्रिफ होंगे तो आपका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन आज के फैसले के बाद वोट काउंट होगा, लेकिन मुस्तकबिल में डिस्क्वालिफिकेशन फेस की जा सकती है। काशिफ अब्बासी साहब, आज जो डेवलपमेंट हुई आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिवर्स हो गई है और सियासी इसकी रिप्रिकॉशंस ये हैं कि हुकूमत के लिए आईनी तरमीम पास करवाना आसान हो जाएगा। इसकी टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, लेकिन एक्चुअली क्या एक गलत फैसला है जो रिवर्स हुआ? देखिए, इसको आप दोनों सूरतों में दो सूरतें ना देखने की कि क्या एक गलती को ठीक किया जा रहा है, वो ज़्यादा अहम बात है, या इसकी टाइमिंग जिसको आप कह रहे हैं कि आईनी तरमीम हो जाएगी, मतलब आप भी मान रही हैं कि लोटे बनाए जाएंगे और लोटों को इस्तेमाल करके एक आईनी तरमीम की जाएगी। देखिए, अगर तो ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट के तौर पर ये काम होता कि एक रिव्यू अपने वक्त पर जो ठीक वक्त है उस वक्त ले लिया गया होता और वो रिव्यू चल रहा होता और उसमें फैसला आया है, तो शायद किसी को इतना इतराज ना होता इस चीज़ पर। अगर ये इस्तेमाल गलत भी हो जाता तो इस्तेमाल ना होता। लेकिन ये हुआ कैसे? चीफ जस्टिस साहब इसको लगाना चाहते थे, 2 जज लगाने नहीं दे रहे थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो आपको बताया गया, बड़ा जमहूरी कानून बनाया गया कि 3 जज मिलकर अब ये फैसला करेंगे कौन सा केस लगाना है। उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके काजी साहब को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और एक्स्ट्रा वोट दे दिया जाता कि सर ये एक वोट आपका और भी है। वो उसी वक्त इजलास बुलाते हैं बगैर ये देखे कि जो उन्होंने खत लिखा मुनीब साहब के बारे में, उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा हर कमेटी की मीटिंग में आते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो अपने केसेस नहीं सुनते, 11 बजे घर चले जाते हैं, छुट्टियां उन्होंने कैंसिल नहीं की, लेकिन एक चीज उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कमेटी का कोई इजलास उन्होंने मिस नहीं किया। वो फौरन नई कमेटी बनाते हैं, कमेटी 63A उठाती है और इसके लिए बेंच बना देती है। अब बेंच में कौन लोग हैं? काजी साहब खुद उस बेंच का हिस्सा है। काजी साहब को बहुत बेहतर पता है इस वक्त, आई एम श्योर ही नोज, कि इस वक्त जो पिछले 1 महीने की बहस है वो यही है किस तरह किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में या इनको रोका जाए और किसी को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। किसी को बनाना है, किसी को रोकना है, इन हिज ओन कॉस्ट। वो इस बेंच का हिस्सा भी बन जाते हैं। सो इस सारे तनाजुर में आप मुझे बताएं, आपके लिए ज्यादा अहम क्या होगा? आपके लिए ज्यादा अहम रीराइटिंग को ठीक करना है या वो तमाम सियासत जिसको इस्तेमाल करते हुए मकसद इस रीराइटिंग को ठीक करना नहीं, मकसद 63A के फैसले को रिवर्स करना है ताकि इसको इस्तेमाल करके 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए और एक आईनी तरमीम कर ली जाए। सो मेरे लिए टाइमिंग, तरीकाकार, ये सब बहुत अहम है। मैं रीराइटिंग आई अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसे पहले कहा कि अगर एक नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट हो तो आप उसमें ये लेवरेजेस दे सकते हैं कि जनाब फैसले आने थे, ये फैसला आया था, गलत था शायद बहुत से लोगों के लिए, लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें सिर्फ सियासत की बू आती है और कुछ नहीं। ठीक, मोहम्मद आदिल साहब, इस पर कुछ और ज़ादियाँ भी हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन ऑथर ऑफ द वर्डिक्ट की एब्सेंस आपके लिए कितने मानी खेज़ है? क्योंकि कुछ दिन से ये बात भी डिस्कस हो रही है कि जिन्होंने 17 मई का फ़ैसला लिखा था उसको एटलीस्ट तशरीह में शामिल करें। सीजे ने कहा हम मिन्नतें करके तो ला नहीं सकते, अब कोई आएगा तो उस पर बात होगी। उनकी एब्सेंस में ये वर्डिक्ट आ जाना, फिर नेचुरली इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, इसकी सेहत मुतासर होती है आपके सामने? देखें, हमारी जुडिशरी पोलिटिसाइज तो है और ये अब से नहीं है, एक तवील अरसा हो गया है
जुडिशल एक्टिविज़म भी है, पोलिटिसाइज भी है। जो 63A का फैसला बंदयाल कोर्ट्स ने लिखा था उसमें बड़ा वाज़ा उसमें भी ये नज़र आ रहा था कि ये एक पॉलिटिकल मूव है और एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई है और उसको रोकने के लिए एक सदारती रेफरेंस बाद में आया और उसको वो भी एक पॉलिटिकल मूव थी, उसका भी फ़ायदा एक जमात को हुआ। ये जो फैसला आया 63 है, ये गो कि ये आइन का हिस्सा है। 63 से 73 से चीज़ें चली आ रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी लेकिन नाकाम हो गई थी। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद आती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट करता है उसको रोकने के लिए, तो वो भी गलत था। और अब जो कुछ हुआ है यकीनी तौर पर 63A का फैसला आइन के मुताबिक बहाल तो हो गया है, लेकिन इसके जो सियासी असरात है उसमें यकीनी लोटाक्रेसी जो है वो होगी, उसको तो नहीं रोका जा सकता। लोगों के ज़मीर को ख़रीदा जाएगा, ये तो माजी में भी होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल बन रही है उसके असरात जो कानून साजी पार्लियामेंट से होनी है उसके असरात जो है वो हमारी जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ेंगे। अगर आप 2 पैरेलल अदालतें बना देंगे तो वहाँ पर भी जो है वो रोज़ की लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। जो आपकी एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट है उसको जो भी चीफ जस्टिस लीड करेगा वो केसेस को किस तरह से देखेगा, किस तराजू में लेके चलेगा। जो आईनी अदालतें हैं वो मामला को किस तरह से लेके चलेगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो तैनातियों का एक आईनी अदालत में जो तैनातियों का मामला है कि जो हुकूमत उसको लाएगी तो पाकिस्तान में तैनातियां करने वालों को भी जो है वो सज़ा भुगतनी पड़ती है। माजी नवाज शरीफ ने बहुत सारी तैनातियां की, बाद में उन्होंने सज़ा भुगती, तो अभी भी जो तैनाती करके खुश हो रही की कोशिश कर रहे हैं वो उनको फ्यूचर में जो है उसको भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है काशिफ अब्बासी साहब, जस्टिस मंदुखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि अक्सरियती फैसले में कहा गया कि वोट डालने और शुमार होने में फ़र्क है, लेकिन आइन में वोट डालने और शुमार होने का फ़र्क लिखा हुआ है और इनका इख्तलाफी नोट पहले भी हमने फैसले में देखा है। तो सवाल ये उठता है कि इस डिसीजन के बाद क्या ये डिटर्मिन करना आसान होगा कि जिसने भी वोट डाला है वो ज़मीर की आवाज़ है, उसको स्कैन कैसे करेंगे कि जो भी वोट डल गया है वो डला ट्रांसपेरेंसी से है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे वोट डलेंगे कैसे। मेरा ख्याल है हुकूमत को 224 के करीब वोट चाहिए कौमी असेंबली के और 60 ऑड चाहिए सेनेट में। अब जितने भी लोटे बनेंगे, जितनों के भी ज़मीर जागेंगे वो अपोजिशन की साइड से जागेंगे। ये ज़मीर ऐसी बदबख्त चीज़ है जो एक ही साइड से जागती है जब भी जागती है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ जब वो आ रही थी उस वक्त भी एक ही पार्टी के से ना उसमें लोग मौजूद थे। मैंने नहीं देखा दूसरी पार्टी छोड़ के इधर से उधर गए हूँ। इसमें मैं एक वाकया बड़ा सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ इसका। 2002 की असेंबली में एक वोट से जमाली साहब की हुकूमत बनी और पेट्रियट्स बने थे पीपल्स पार्टी में। और उन पेट्रियट्स के जो पार्लिमानी लीडर थे उन्होंने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है। तो मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा ये इनके ज़मीर की नहीं, जनरल ज़मीर की आवाज़ है। जनरल एहतशाम ज़मीर उस वक्त डिप्टी DG ISI हुआ करते थे और सबको पता था कि ये पेट्रियट्स बनी कैसे है। अब भी यही होगा, सबको पता है कि कौन कौन। मैं तो आपको अगर कभी अकेले में पूछेगा बाद में मैं आपको नाम भी बता दूंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो लोग इस वक्त कम से कम कंफर्म है कि जो दूसरी साइड को वोट डालेंगे, जो AWOL है, जो मिसिंग है इस वक्त। तो ज़मीर की आवाज़ इस मुल्क में कहाँ होती है जी? मुझे बताएं। ये वो लोग हैं, ये वो पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने मुसवदा तक नहीं देखना। उस दिन इतवार को रात तक के इंतजार में बैठे थे कि अब आएगी, अब असेंबली का इजलास कन्वीन होगा और अब वो पढ़ा जाएगा जनाब ये तरमीम है। इनको तो ये भी पता नहीं होगा तरमीम क्या है। इन्होंने खाली हाथ खड़े कर देने, 2-3 अक्सरियत दे देनी उसको। क्या अब किसी के पास मुसवदा था उस दिन? क्या आज किसी के पास मुसवदा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते लाया जाएगा? तो कौन सी कॉन्शियंस, कौन सा ज़मीर? इस मुल्क में ज़मीरों के सौदे होते हैं, ज़मीर जागते नहीं है। ज़मीर अगर जागना हो तो फिर दोनों साइडों से जागे ना। कोई आपको असूल नजर आता है, कोई कहता खड़े होके मुझे इस पे, यहाँ पे तो लोगों ने, मतलब आप ज़मीर की आवाज़ कर रहे हैं। मुझे याद है रजा रब्बानी साहब ने वोट दिया था फौजी अदालत को, वो रो पड़े थे असेंबली में खड़े होकर, लेकिन उन्होंने वोट अपनी पार्टी के साथ ही डाला था। कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं डट जाता जब तक कि उसको कोई ना कोई नोट लगा होगा, कोई किसी के बच्चे अगवा होंगे, किसी का कोई घर वाला अगवा होगा। तो ये ज़मीर की आवाज़ें नहीं होती। ये आवाज़ें, ये ज़मीर जो जोड़े नहीं जा रहे होते, ये ज़मीर बेचारों के मारे जा रहे होते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप आईनी तरमीम कर रहे हैं। असेंबली ऐसी जिसको मौलाना साहब ठीक जाली असेंबली कहते हैं,
फॉर्म 47 की असेंबली है, यानी ये PMLN शायद तीसरे नंबर पे होती है अगर ये इसका नतीजा ठीक होता है इस 8 फरवरी के इलेक्शन का। एक तो आपके पास वैसे अक्सरियत कोई नहीं, जो शॉर्ट है वो भी आप लोटे बना के अगर पूरा करना चाहते हैं तो फिर क्या कहें, फिर इस जमहूरियत को देखें। बरतानिया में उनको जमहूरियत की जरूरत नहीं थी, अब आइन की माफी चाहता हूं, वो कहते थे हमारी अखलाकियात ही काफी है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, लोग डिविएट नहीं करते, हमें क्यों लिख लिख के करना पड़ रहा है। वो इसलिए लिखा था ये सारा ताकि इन्हें पता था कि ये इस किस्म के लोग हैं, ये तो अगर ना लिखा गया हुआ तो अपनी मर्जी से नाक मोड़ते रहेंगे आगे पीछे, और वो आइन की नाक मोड़ते रहते हैं आगे पीछे। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये जो ज़मीर आप बात करी है, फिर ज़मीर की बातें ना करें। काशिफ, आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि मौलाना साहब ने कहा कि हम ये फैसला मानते हैं। इसका मतलब है कि वो ये फैसला मानते हैं, उसकी वजह से तरामीम आसान हो जाएंगी। वो तरामीम की तो मुखालिफत कर रहे थे, तो क्या वो फेस सेविंग के लिए सिर्फ तरामीम की मुखालिफत कर रहे थे, और क्या उनको ये शऊर नहीं था कि 63 अगर रिवर्स होता है तो एग्जैक्टली उसका क्या मतलब हुआ? कि वाज ही प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद मौलाना साहब, कोई किसी से भी अगर आप पूछे ना, आप आज से साल 2 साल पहले इन लोगों से पूछते, इवन सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोगों से पूछते कि जो 63A का फैसला या तशरीह की गई है ठीक है या गलत है, अगर वो गैर सियासी थे उस वक्त, वो कहते गलत तशरीह की गई, ये 2 साल पहले जब भी हुई थी, या रीराइटिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वोट तो माना जाना है ना जी, वोट काउंट तो होगा। ये अलहदा बहस है कि आपको सख्त तरीके बनाने चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि लोटे ना बने, लेकिन अब एक चीज जो लिखी हुई थी उसके मुताबिक वोट डलना था, वोट माना जाना था, उसकी सजा क्या होनी थी इसका तयन किया जाना था। अदालत ने उसको तायात मेरे ख्याल वो नहल भी कर दिया और कहा कि वोट भी काउंट नहीं होगा। तो कानून के साथ तो सबको ये था कि उस फैसला जो इनिशियल फैसला था उस पर लोगों का ये एतराज था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बदला गया, उसके तहत किसी को 2 वोट दिए गए कमेटी में, जिस कमेटी ने केस लगाना था, उस केस में वो खुद बैठ गए, जबकि इसके जो नताइज हैं वो बराह रास्त अफेक्ट करते हैं इस चीज को कि एक आईनी कोर्ट बनना है, और जिसके बाद जिस कोर्ट के सरबराह के तौर पे उनका नाम लिया जा रहा है, अपनी कॉज में कैसे वो जज बैठ सकते हैं। बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ होता है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी चीज। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ रहेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन, और अब आज 63A के हवाले से आने वाले फैसले की कानूनी राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, अहम केसेस का हिस्सा रहे हैं। मोहम्मद आदिल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं, इन दोनों से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फैसल, हमारी अक्सर बात होती भी है और आपका एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है आर्टिकल 63A के हवाले से और 17 मई 2022 के फैसले के हवाले से, लेकिन जो आज हुआ है और जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसकी दलील में एक आर्ग्यूमेंट उठाया गया कोर्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर काइंडली अपनी राय दीजिएगा। ये कहा गया कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरख्वास्त तहरीक अदम एतमाद वोटिंग से मुतालिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस आइनी दरख्वास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत ने आइनी दरख्वास्तें ये कह के निपटा दी कि रेफरेंस पर राय दे चुके हैं, नज़रसानी का दायरा इख्तियार महदूद है। जी, तो आपको ये दलील वैलिड लगती है? नहीं, देखिए बात यह है कि 186 का जो रेफरेंस है उसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसमें कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 63A में उसका तरीक़ेकार, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड 97-98 में ये तरमीम लाई गई, और उस वक्त की जो दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इत्तेहाद, बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ उस वक्त थे, तो ये उसकी जो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो एक बड़ा आम मामला हो गया था, और लोग जो हैं मेंबरान असम्बली जो हैं वो आए रोज़ जो है अदम एतमाद की तारीख में, जैसे हमारे मारूजी हालात होते हैं आजकल भी हैं, तो इनको सामने रख के ये फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जो है ये 4 जो सूरत हाल हैं उन पे ये पार्टी वोट किया गया, यानी पार्लिमानी पार्टी की जो मेजॉरिटी डिसाइड करे वो PM और CM का इंतखाब, और एतमाद या अदम एतमाद की सूरत में फाइनेंस बिल यानी बजट, और चौथा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान। अब इस वक्त कतई नज़र के वो फैसला बंदयाल साहब का जो जिस पे ज़्यादा होती है क्रिटिसिज्म है कि वो वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। देखिए, मेरा
ये मानना है कि अगर जब अरशद शरीफ शहीद जिंदा थे तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये मामला चला था, तो मैंने और उन्होंने पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में, उनके प्रोग्राम में ये बात उठाई थी कि मेरी नज़र में अगर किसी भी मेंबर के खिलाफ वोटिंग से पहले रेफरेंस चला जाए और उनके पार्टी सरबराह उसको डिसक्वालीफाई कर दे तो उनका वोट नहीं काउंट हो सकता जब तक इलेक्शन उससे कोई बरअक्स राय ना दे दे और फिर आदमी सुप्रीम कोर्ट की राय आती है। तो इशू ये था कि वोट काउंट होना है या नहीं होना, तो इसमें डिफरेंशिएट ये किया मुनीब साहब को इंटरप्रिटेशन ये था कि ये 4 सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें पार्टी का वोट होगा और अरकान को जो, क्योंकि ये बाद में 18वीं तरमीम हुई उसमें भी ये रखा गया, उसको डिलीट नहीं किया गया। 19वीं तरमीम, 21वीं तरमीम, अभी तक तो 26वीं तरमीम आ गई। तो इन तमाम जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें इस चीज़ को छेड़ा नहीं गया। मीनिंग द बाय जो फ्लोर क्रॉसिंग है या पार्टी बदलना है या जो पार्टी की मंशा के खिलाफ, प्रोफेसर साहब प्लीज अब एक नुक्ता ले लीजिए, फिर मुझे मोहम्मद आदिल को भी शामिल करना है। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस आर्टिकल, तो एक मुझे चीज़ बड़ी कन्विंसिंग लगी कि पहले ये ऑप्शन हुआ करती थी कि मौका फराम करने दें मुनर्रफ अरकान को और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, पहले आपस में बात करें। लेकिन जब 63A का फैसला आया तो क्लियर कट कह रहा है आपका वोट ही काउंट नहीं होगा, और इंटरनेशनली ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि वोट काउंट किया ना जाए। मुनर्रफ हो सकता है बाद में डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाते मामला, लेकिन वोट काउंट ना करना गैर जमहूरी इक़दाम समझा जाता है इंटरनेशनली। देखिए, वोट काउंट ना होना इसकी एक वजह दी गई ना, बुनियादी तौर पे ये आर्टिकल 63 इंसर्ट करने का मकसद क्या था। अगर ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए और उसके बाद देखें, या तो फिर इसको आप सीमेंट करें या इसको इस तरह से करें कि जो बंदा वोट देता है उसका वोट काउंट हो जाए तो फिर दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि पार्टी लीडर से लेके ये पार्लिमानी पार्टी को ही इख्तियार देना चाहिए। ये चीज़ें तो इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे की जा सकती हैं। अगर आपने वोट काउंट करना है तो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं आप। सो बुनियादी तौर पे जो आर्गूमेंट ये है कि अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए एक शिक आइन में दाखिल की और फिर आप उसको जो है वो जो पर्पस या ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो डाला गया, क्योंकि जो पंजाब असेंबली के मेंबरान थे, जी फैसल साहब, मोहम्मद आदिल साहब को भी शामिल करते हैं। आदिल साहब, जो हमारा प्राइम कंसर्न था 63A को लेके पहले फैसले का, ये फैसले का आप समझते हैं कि वो कंसर्न एड्रेस हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग का कंसर्न एड्रेस हो गया? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग, देखें आइन एक आपको कहता है कि आप एक काम करेंगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, कानून भी आपको ये कहता है, लेकिन बंदयाल कोर्ट ने आपको सोचने के ऊपर ही सज़ा सुना दी। बेसिकली तो फैसिलिटेशन थी पीटीआई की, और कोशिश की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाए। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नवाज शरीफ की तरफ से आई थी लेकिन नाकाम हो गई थी क्योंकि उनके लोग लोटा नहीं बने थे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। यहाँ पे सूरत हाल यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को उस टाइम नज़र आ रहा था कि इनके लोग जो हैं वो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे, जिसकी बुनियाद पर एक 8 को जो है वो तहरीक अदम एतमाद आती है और उसके बाद फिर अचानक से एक सदारती रेफरेंस आता है, और सदारती रेफरेंस जो है उसमें राय मांगी गई थी। कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, यानी कि एक नज़रिया ज़रूरत जो था, माजी में जिस तरह नज़रिया ज़रूरत के तहत बहुत सारे फैसले हुए, उस वक्त भी एक नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला सुनाया गया और उसमें फैसिलिटेशन जो है वो तहरीक इंसाफ को के लिए की गई। अब भी इसी तरह की सूरत हाल है। असल चीज़ तो यह है कि कानून आइन तो बहुत पीछे रह गया, फैसला जो है वो मौके और मुनासबत के मुताबिक जो है वो फैसले हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अदलिया को आइन और कानून की बालादस्ती की जो बात करते हैं उसके मुताबिक ही फैसले करने चाहिए, ना कि वो किसी जमात के फ़ायदे नफ़े और नुकसान के लिए जज जो है वो अपनी वहाँ पर फैसिलिटेशन करें। तो ये अदलिया के नुकसानदेह नहीं है, सारे इदारों के लिए नुकसानदेह है। अब अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो ये जमहूरियत के ऊपर, जैसे जो बंदयाल कोर्ट का फैसला था कि जमहूरियत के लिए कैंसर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर इस आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो वो जमहूरियत के लिए जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये आपके आइन का हिस्सा है कि आपने वोट देना है,
तो आपको सज़ा मिलनी है। उसको कैसे कुछ जज जो है वो पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करके तो अपनी राय उसमें शामिल कर सकते हैं। और ये भी फैसल साहब आर्ग्यूमेंट किया गया कि सियासी जमातें जज के मातहत नहीं, जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनरफ हुआ या नहीं, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। और एक और दलील जो उस पॉइंट ऑफ व्यू की मुखालफत में आती है जो आपका है कि आर्टिकल 63 की तशरीह की जाए और ये राय दी जाए कि मुनरफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, और अगर मुनरफ रुकन पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाले तो उसकी नाअहली की मुद्दत को ताहयात कर दिया जाए, क्योंकि 62(1)(f) की तरह 63A में भी नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। ये उसका मतन है जो आरिफ अलवी साहब ने उस वक्त बंदयाल कोर्ट को एक गुजारिश की थी कि आप इसकी तशरीह कर दें, और फिर कोर्ट ने अपने मल्टीपल इख्तियारात के तहत उसको टेकअप करके फैसला दिया या राय दिया। तो फैसल साहब इस कॉन्टेक्स्ट के मद्देनज़र जो मैंने अभी पेश किया, आपको लगता है कि नई बहस छिड़ सकेगी कि फैसला था या ये सिर्फ राय मांगी गई थी, ये नई बहस शुरू हो जाएगी? नहीं, ये नई बहस नहीं है बतूल, ये तो हसबा बिल में 2005 में फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था कि 186 में जो राय होती है पेंडिंग होती है और इट विल बी कंसीडर्ड एज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये उस वक्त जो है हसबा बिल को स्टे भी किया तो गया। फिर फैसल साहब I'm sorry, मैं कता कलामी माफ सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ठीक है एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि राय को फैसला समझें, लेकिन आज कोर्ट में ये भी बात हुई है कि उस वक्त आरिफ अलवी साहब को 3-2 में से किसकी राय पसंद आई थी, तो ये कहा गया कि उन्होंने किसी को भी टेकअप नहीं किया था। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? फिर ये तो बात नहीं है ना, बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जब राय देती है तो बाइंडिंग होती है। तो बात ये तो है कि वो तो 2 की या 3 की नहीं, वो तो एक सेटल प्रिंसिपल है कि जो भी मेजॉरिटी जजमेंट होगी वही अप्लाई होती है ना जी। उसमें तो कोई ये सेटल प्रिंसिपल में कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। दूसरी बात जो आज देखिए, आज इस्लामाबाद की तीनों बार कौंसिल, बार हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इसकी मुखालफत की। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार ने इसके खिलाफ करारदाद पास की, बलूचिस्तान बार ने इसके खिलाफ बात की। पर टाइमिंग की इंपॉर्टेंस होती है। देखिए बतू, हम जिस माहौल में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं वो एसेंशियली पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वो कोई हार्डकोर लीगल इश्यूज ज़रूर होते हैं, बट दैट इज आई विल से कि पॉलिटिक्स एम्बॉडीड इन द लॉ होती है। और जहाँ तक ये बात है कि किसको इख्तियार है, ये आइन की मंशा है ना कि उन्होंने लीडर को इख्तियार दिया, क्योंकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ समझते थे कि वो पार्टी के ऊपर गिरफ्त रखनी है कि पार्टियों में जमहूरियत कैसे लाई जाए। पार्टियों में जमहूरियत तो नहीं है, पार्टी तो फैमिली लिमिटेड है, कोई भी पार्टी हो वो इतनी जमहूरी पार्टी नहीं है। उस कोई राय देने से, साद रफीक साहब का 2 दिन पहले का बयान सुन लीजिए। साद रफीक जैसा कोना मश्क जो उसकी सियासत से खिलाफ किया जा सकता है, अफकार से खिलाफ कर सकते हैं, उनकी एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत को तो कोई नहीं चैलेंज कर सकता। दूसरी जिस तरह से ये बेंच बनाई गई है, इस बेंच के ऊपर बार को तहफ़्फ़ुज़ात है, लॉयर्स को तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, देखिए बेंच बनाने की पावर जो है कमेटी वो किसी लॉ से लेती है, वो लॉ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। जब उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो हम मेरे समेत बहुत सारे लॉयर्स का ये ख्याल था, और ये हमारी अब भी राय है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आर्टिकल 191 के तहत अपने रूल्स बनाने का खुद मुख्तार है, तो पार्लियामेंट को इसमें जो है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये दाराजाती मुदाखलत जो है इस रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जो अभी 3 मेंबर कमेटी ने एक बेंच बनाई थी जिसकी सरबराही मंसूर अली शाह साहब ने करनी थी, लेकिन फिर 2 मेंबर कमेटी ने 3 मेंबर कमेटी का फैसला बदला, तो उसमें ये सवाल उठता है कि 2 मेंबर कमेटी के पास जो 3 मेंबर कमेटी का फैसला की रिव्यू या रिवीजन का इख्तियार कहाँ से है, क्योंकि कानून में ऐसी बात नहीं जी। और दूसरी बात ये कि सेटल्ड प्रिंसिपल है, इसमें सैकड़ों जजमेंट्स हैं कि अगर आपको कहीं पे कानून में एक कोरम जो है वो है तो अगर उसको 2 करेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड इलीगल। तो ये नुक्ता भी जो है, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अलाउ मी टू से कि ये हमारा बार का कंसीडर्ड ओपिनियन है, फर्म ओपिनियन है कि वो बेनिफैक्टर हैं और बेनिफिशरी हैं इस तमाम लेजिस्लेशन के, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। प्लीज मोहम्मद आदिल साहब को भी शामिल करते हैं। फैसल प्लीज यहाँ पे ठहरिएगा। आदिल साहब, जैसे कि अभी फैसल चौधरी भी कह रहे हैं कि ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेनिफिशरी हैं, और एक राय ये भी है कि एटलीस्ट इन तरामीम के बाद कुछ जजेस की जो ड्यूरेशन है नौकरियों की वो भी बढ़ जाएगी। बट द पॉइंट इज़, अभी हम चूँकि लीगल साइड डिस्कस करें,
आपको लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई ने समात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, फिर उसको मावन के तौर पे उसकी नुमाइंदगी दी गई, इमरान खान ने बेंच पे एतराज़ किया, अली ज़फ़र ने बेंच पे एतराज़ किया, और जस्टिस मुनीब की एब्सेंस की वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ द वर्डिक्ट वो भी मुतासर होती है। तो आप समझते हैं कि इसकी अमल दरामद में, सुनने में तो ये लग रहा है कि आसानी से तरमीम हो जाएगी, लेकिन इसके अमल दरामद में क्या रुकावट आ सकती है? इसकी अमल दरामद में कोई रुकावट नहीं है। 5 जजेस का फैसला है, मुत्तफ़िक़ का फैसला है। पहले 3 जजेस का फैसला था जो अक्सरती फैसला था, अब 5 जजेस का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अगर जैसे कल एक बात हो रही थी कि क्या जो अक्सरती जज हैं वो कोई फ़ैसला इस हवाले से दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब इस वक्त कितनी गुंजाइश है कि इस 5 रुकनी बेंच के बाद कोई एक जुडिशरी के अंदर कोई बगावत हो जैसे 97 में हुई थी और वो कोई ऐसा फ़ैसला दे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी कि ये नहीं हो पाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। माजी में तो हो गई थी, एक चीफ जस्टिस को घर भेज दिया गया था, उनकी तस्वीर आज भी यानी कि उनको मुतनाज़ा भी बना करार दिया गया, उनका नोटिफिकेशन भी कैंसिल किया गया था, लेकिन आज भी उनकी तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में लगी हुई है। तो ये अब देखना यह है कि इस फैसले की मंजूरी के बाद बाकी जजेस किस तरह रिएक्शन देते हैं। फैसल साहब जो बात कर रहे हैं, देखें इस कमेटी ने 7 बेंचेस बनाए इस हफ्ते में, और उसमें से मंसूर अली शाह ने सिर्फ इस केस में बैठने से इनकार किया, जस्टिस मुनीब ने इस केस में बैठने से इनकार किया, लेकिन उसी कमेटी के बनाए हुए जो बाकी बेंच है उसमें वो बैठ रहे हैं, उसमें वो केसेस भी सुन रहे हैं। तो ये सिर्फ मामला पोलिटिसाइज क्यों हुआ? क्योंकि इसके बहुत सारे असरात जुडिशरी के ऊपर आने हैं। जाहिर सी बात है कि आदिल साहब एक सवाल ले लें, मुझे फिर इसी का जवाब फैसल साहब से भी चाहिए। व्हाट ऑप्शंस, जी आदिल साहब, व्हाट ऑप्शंस ऑपोजिशन हैज एग्जैक्टली, व्हाट लीगल ऑप्शंस, व्हाट डू यू थिंक? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लीगल ऑप्शन इसके बाद अब बची है। रिव्यू का फैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट का अक्सरती फैसला है और वो उसको वो इम्प्लीमेंट होगा, और यकीनी तौर पर जो पार्लियामेंट का नेक्स्ट वीक में इजलास बुला लिया गया है और उसके अंदर जो आइन साजी के लिए जो कुछ होना है उसमें देखते हैं कि वो क्या होता है, कितने लोग इसमें लोटे बनते हैं और किस तरह से जो है वो अपनी जो नंबर गेम है उसको पूरा किया ठीक है आदिल साहब ब्रेक की तरफ भी जाना है और शॉर्टली फैसल साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं, फिर अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। फैसल साहब, ऑपोजिशन के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? लीगल ऑप्शंस तो देखिए रिव्यू के बाद नहीं होती, गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको नहीं मानना चाहिए, उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गलत फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के हैं तो फिर अमल दरामद तो उस पर एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए। उनका इम्तहान है, पार्लियामेंटेरियंस का इम्तहान है, इसमें मौलाना की मैं देख रहा था, बड़ी वो एक वाइज बात है कि इस फैसले को तो मानते हैं लेकिन इस फैसले से खरीदो फरोख्त का बाजार नहीं खुलना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस भी तो कुछ अपनी इज्जत बहाल करें ना। तो लाजमी है कि हर बार कोई अदालती आए उनके बाद को कुछ कोई जो पार्टीज हैं कुछ उनका डेमोक्रेसी से चले। जी फैसल साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, आप काइंडली हमारे साथ ही रुकिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे करने का ऐलान कर रखा है। वो मुस्तकिल NOC का ट्राई करते रहते हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद के लिए इजाज़त नहीं दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बैरूनी दौरों की वजह से भी इजाज़त नहीं दी गई, सिक्योरिटी की वजह से भी इससे पहले इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन लगता है कि इस दफ़ा PTI पोजीशन अपनी चेंज करने को तैयार नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब वाकई डी चौक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो एक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन आज इस हवाले से फैसल वाडा ने बड़ी अहम बात की है, ख़तरनाक भी की है। वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो जो बात करते हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं।
कि गंडापुर मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं, उसकी जिंदगी भी तो इंपॉर्टेंट है। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकलीफकारी कर दे, बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की। ये प्लान है और इस प्लान के तहत सब गामजन है इस पूरी सिचुएशन में। और कल से आप वो सारी चीजें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और इसके टाइमिंग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इस टाइमिंग्स के अंदर आप देखेंगे फिर एक दफा मुल्क के अंदर समिट हो रही है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान फ्लरिश करने की तरफ जा रहा है। कई सालों बाद ये लोग आ रहे हैं। परेशानी दो है, परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो, कि क्योंकि मुल्क पटरी पे चढ़ पाया है, डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो खत्म हो जाएगा। और आज ही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, वो सुनिए। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है। उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पर मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। जी आदिल साहब, आपने सुना फैसल वाडा बात क्या कर रहे हैं, फिर मोहसिन नकवी क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रियासत ने तो फैसला कर लिया है कि बिल्कुल कोई रियायत नहीं की जाएगी, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में जो ये लास्ट यानी कि 2 वीक्स हैं, यानी कि आप शुरू हो चुका है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, और कल जो है तहरीक इंसाफ की टाइमिंग्स बड़ी गलत है कि वो डी चौक की तरफ उसने चढ़ाई का जो है वो फ़ैसला किया हुआ है। और अभी तक जैसे मौलाना फजल रहमान ने आज बड़े वाज़ह तौर पर तहरीक इंसाफ को कहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो मनसूख कर दे, लेकिन अभी तक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं किया गया। दूसरा जो है, और ये नेक्स्ट उसमें जो है वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, फिर SCO है। तो 2014 में भी तहरीक इंसाफ जब धरना लेकर डी चौक पहुंची थी, तो उस वक्त चाइनीज़ सदर का दौरा था जो ताख़ीर का शिकार हुआ था। तो अब एक बार फिर उसी तरह की सूरत हाल है कि इंटरनेशनल जो सफारती मामलात हैं वो इस्लामाबाद में एक्टिव हैं, सफारती एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस वक्त सिक्योरिटी वैसे ही हाई अलर्ट है, क्योंकि तमाम कई मुल्कों के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके जो सरबराह ममलिकत हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। ऐसे में जो है एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए, उनको पाकिस्तान के मामलात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही बहुत सारे सफारती महाज पर मुश्किलात का शिकार रहा है, और एक अच्छा मौका मिला है कि एक बड़े अरसे के बाद सफारती एक्टिविटी इस्लामाबाद में हो रही है। तो अगर तहरीक इंसाफ कल के एहतजाज से बैकआउट नहीं करती, तो यकीनी तौर पर ये फ़ैसला है कि उनको हर तरीके से रोका जाएगा। और शायद लास्ट टाइम तो गंडापुर जो है वो अटक से आगे क्रॉस कर गए थे, इस दफ़ा तो शायद उनको अटक से आगे भी ना आने दिया जाए, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन जो है वो आए। और दूसरा ये है कि रेंजर्स ऑलरेडी रेड जोन में मौजूद है, और 5 तारीख से फौज भी कंट्रोल। जी बिल्कुल आदिल साहब, और एग्जैक्टली इसी तरह की बात वाडा साहब भी कर रहे थे। फैसल साहब की तरफ जाते हैं। फैसल साहब, उन्होंने कहा तरीके इंसाफ को लाशें चाहिए, लोगों को मरवाने की मनसूबाबंदी हो गई है, और फैसल वाडा की बातों में खबरियत होती है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाउ डू यू रीड दैट? देखिए, फैसल वाडा या मोहसिन नकवी जो है ये किस पार्टी से, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के डमगाग है। इनकी बातों पे तो तबसरा कोई जमहूरी आदमी नहीं कर सकता। रियासत क्या, रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इदारे हैं, रियासत पाकिस्तान है। आइन में दफ़ा 7 में रियासत की डेफिनेशन है। ये पता नहीं हमें क्या आदत है, कोई रियासत फ़ौज को रियासत कहता है, कोई किसी और इदारे को रियासत कहता है। ये नहीं कहना चाहिए। तो अपना आइन जमहूरी तरीके से अगर आइन मानते हैं, कोई जमहूरी आदमी है, तो रियासत जो है वो पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत और 5 सूबाई इकाइयाँ हैं। इसमें कौन सी बात है बड़ा कि जी बाहर से आ गए हैं तो एहतजाज न करें। तो पुरअमन एहतजाज अगर हो उनको आते हैं। लेकिन फैसल साहब, PTI ने चैलेंज भी तो नहीं किया, मेरा ख्याल है चैलेंज भी तो नहीं किया उस कानून साजी को जो जलसों के हवाले से की गई है कि आप किस किस पैरामीटर में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी, पर उसको कानूनी तौर पर चैलेंज भी नहीं किया। कानून साजी TLP के जो लोग आए थे तब नहीं थे, उनको तो इजाज़त दी थी, वो डी चौक से आगे भी चले गए थे। तो ये क्या मतलब, एक जो है पार्टी उसको आप नहीं करने देते हैं, तो फिर ये कानून साजी लाहौर में तो नहीं थी, तो उसमें क्यों नहीं जलसा करने दिया? वो 5 को जलसा करें, करने दें उनको।
जलसा करेंगे, वो चले जाएंगे। अगर कोई खिलाफ कानून बात होती है, ये क्या मतलब होता है जी? मुझे तो नहीं समझ में आती जी। बाहर से बंदे आए हुए हैं तो आप सबको बंद कर दें। मुल्क में एहतजाज होते हैं, यूएनओ में जो वहाँ पे दुनिया जाती है, बाहर एहतजाज नहीं होते, सारी दुनिया में होते हैं। ये एक खामखा किसी का ड्रम बीट करना, एक प्रोपगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है और तालियां बजाई जा रही हैं हर पास बैठ के कि जी पता नहीं कितना अच्छा काम किया जा रहा है। इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और उस पर तालियां बजाई जा रही हैं। ये रवैये मुझे तो नहीं समझ में आते। ये गैर जमहूरी रवैये हैं। फिर दुनिया के किस आइन में, किस कानून में पुरअमन एहतजाज को रोका जाता है? बहुत एक शुक्रिया एहतजाज होता है, फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।